जैनेन्द्र ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना को लेकर के लोग शिक्षा के साथ जुड़े हैं। तकनीकी शिक्षा उन्हें प्रदान की जा रही है। पलायन रोकने का काम हम कर रहे हैं। उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो इसके लिए बिहार के तर्ज पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा संस्थान खोलने के लिए सरकार को रियायत दर पर, सब्सिडी के दर पर जमीन को मुहैया करानी चाहिए। आने वाले समय में बुद्धा हॉस्पिटल की स्थापना करना हमारा एक लक्ष्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो जिला हमसे छूटे हुए हैं उन जिलाओं में भी जैनेन्द्र ग्रुप ऑफ कॉलेज के माध्यम से शिक्षा के केंद्र की स्थापना करना हमारा लक्ष्य होगा। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके बारे में आपको ये बता दें कि एक मार्क्सवादी विचारधारा से संबंध रखते थे और छात्र नेता से अपने जीवन की शुरुआत किए और आगे चल करके वो सहकारिता एवं कृषि विभाग के चेयरमैन के पद तक पहुँचे और आज जैनेन्द्र ग्रुप ऑफ कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। झारखंड में ये अपने शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और इनके अंदर लगभग 6 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। जैनेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद सिपाही में। और खास करके आप 61 वर्ष के हो गए हैं। इस जीवन में आपने क्या कुछ मुकाम प्राप्त किए हैं, कैसे आपके जीवन की शुरुआत हुए, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं। देखिए, हम बचपन से ही जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हाई स्कूली छात्र संगठन के हम बिहार के अध्यक्ष थे। उस समय झारखंड और बिहार एक था। हमारी विचारधाराएं, सोच और सामाजिक परिवर्तन की जो राहें थी, हमारे गुरु जो थे गामालाल शर्मा, जो मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे, उन्होंने हमें मार्क्सवादी विचारधारा की ओर लाने का कार्य किया। हम बचपन से ही मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की विचारधारा को अंगीकार करते हुए सामाजिक परिवर्तन की राह पर हम चल पड़े छात्र जीवन से। एआईएसएफ के भी हम राज्य के संयुक्त बिहार के छात्र नेता थे और हमारे नेतृत्व में ही एआईएसएफ का राज्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर में हुआ। विभिन्न छात्र संगठनों से गुजरते हुए सामाजिक बदलाव की राहों को झेलते हुए देश के शीर्ष पदों पर भी काम करने का मौका मिला। जब संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, बापू कालदाते थे, मधु दंडवते थे, प्रमिला दंडवते थी, सुषमा स्वराज थी। उन लोगों के सानिध्य में समाजवादी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुए। हमारा राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव के बाद सामाजिक कार्यों में हमारी ज़्यादा अभिरुचि थी, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। जब झारखंड आए तो देखे कि यहाँ पर आदिवासी, अनुसूचित जाति जो सदियों से मनुवादी व्यवस्था के कारण त्रसित हैं, उन्हें तकनीकी शिक्षा का अभाव है। तो हमने जैनेन्द्र ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना की।
ज्ञानेंद्र ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, ज्ञानेंद्र फार्मेसी कॉलेज, ज्ञानेंद्र पैरामेडिकल कॉलेज, जनजातीय आईटीआई कॉलेज संचालित है, जिसमें प्रत्येक वर्ष जो समाज के गरीब छात्र हैं, खासकर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए, उन छात्रों को अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम गोद लेते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हमारे संस्थान द्वारा किया जाता है। संप्रति मतलब वर्तमान में हम दी आदिवासी कृषक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो इस देश का शीर्ष अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय का सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, उसके भी हम प्रबंध निदेशक हैं, जो भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा अंगीभूत है। हम झारखंड के अंतर्गत झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पूर्वोत्तर भारत में जनजाति समुदाय के और अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास सहकारिता के माध्यम से करने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से वैसे तबका जो वर्षों से, जो सदियों से तकनीकी शिक्षा से वंचित है, उसे तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, और इस कार्य को हम सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत तकनीकी शिक्षा के साथ साथ उनमें नैतिक शिक्षा, मूल्यबोध और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बुद्ध धर्म से हम बचपन से ही ओतप्रोत हैं और बुद्ध धर्म को अंगीकार किए हुए हैं। बुद्ध धर्म जो है वो धम्म है, एक मार्ग है, जो मार्ग ज्ञान, विज्ञान और प्रकृति पर आधारित है, जिसमें अंधविश्वास के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। तो बुद्ध धर्म को अंगीकार करते हुए हमारा लक्ष्य बुद्ध से जुड़े हुए उनकी जीवनी को, उनके घटनाक्रम को, उनके उद्देश्यों को, उनके उपदेशों को फैलाने का काम राष्ट्र पैमाने पर कर रहे हैं। जगह जगह पर पुस्तकालय की स्थापना, वाचनालय की स्थापना, रात्रि पाठशाला की स्थापना भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ और ज्ञानेंद्र ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभी सहकारिता के माध्यम से झारखंड के लगभग 50 अनुसूचित जाति के गांवों को अंगीकार किए हैं, जहां आधारभूत योजनाओं का विकास किए हैं, सड़क, लाइट और पेयजल की व्यवस्था। जो सदियों से पेयजल, शुद्ध पेयजल अनुसूचित जाति के लोगों को प्राप्त नहीं होता था, बिजली के अभाव में अंधकार में रहते थे, वहाँ सोलर लाइटिंग की व्यवस्था, और जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क की व्यवस्था की गई है। हमारा प्रयास निरंतर होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति को जोड़ करके उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तकनीकी शिक्षा प्रदान किया जाए कि एक कुशल, एक सफल देशभक्त, एक नागरिक के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर सके और अपना जीवन को निर्वाह कर सके, और एक देशभक्त
राष्ट्रभक्त बने, यही हमारा संदेश है। सर, ये जानना चाहते हैं कि आप एक छात्र नेता से अपने जीवन का शुरुआत किए, तो ये फिर शिक्षा की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? कैसे आपको लगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें और इसे बेहतर ढंग से ले जाएं? देखिए, जब हम छात्र नेता के रूप में थे तो छात्र नेता मतलब पठन पाठन से जुड़े हुए मुद्दों पर हम संघर्ष करते थे। तो उस समय हमने अध्ययन किया कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो सदियों से शिक्षा से वंचित किया गया है, खासकर अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया है, उनके बीच शिक्षा के दीप जला करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसके पीने के बाद बच्चा शेर ऐसा दहाड़ता है। दहाड़ने का मतलब है कि वो अपने दायित्व को समझता है, सामाजिक क्षेत्रों में अपना स्थान को बना पाता है, और शिक्षा के बिना मानव का जीवन अधूरा है। इसलिए शिक्षा पर हमारा फोकस करने का प्रेरणा छात्र जीवन से ही प्राप्त हुआ। जिनेंद्र जी, आप 61 वर्ष के हो गए हैं। 9 नवंबर को आपका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। इन 61 वर्ष में आप अपने जीवन के वो पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आपने अपने जीवन की शुरुआत की थी, कैसा माहौल था जहां आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, आगे आप कुछ और समाज के लिए करना चाहते हैं? देखिए, हम बहुत ही सामान्य परिवार से में हमारा जन्म हुआ। हम बिहार के लोकतंत्र की भूमि, भगवान महावीर की जन्मस्थली और तथागत बुद्ध की कर्म भूमि वैशाली जिला में हमारा जन्म, ग्राम करीहों में हुआ, थाना महुआ में। और वैशाली बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व की प्रथम लोकतंत्र की भूमि रही है और तथागत बुद्ध की कर्म भूमि रही है, जहां जीवक ऐसे आयुर्वेद शास्त्री भी हुए हैं, आम्रपाली ऐसा विदुषी हुए हैं। उस धरती पर मेरा पदार्पण हुआ। उस धरती, छोटे से गांव, अभाव की जिंदगी जीते हुए अपनी मार्क्सवादी लेनिनवादी सोच के तहत अपने हौसला को बुलंद करते हुए 61 वर्षों के अंदर तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि के कारण मेरे द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ठोस कदम उठाया गया है। हमारे यहाँ से हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर राज्य के अंदर, राज्य से बाहर और विदेशों में विभिन्न संस्थानों में, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। और वैसे बच्चों को जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, शिक्षा के अभाव में आगे नहीं पढ़ पाते थे, आज पढ़ने के बाद, उनको देखने के बाद हमारे अंदर एक हौसला बुलंद हुआ और हमारा 61 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 61 वर्ष सामाजिक सुधारों में हमारा बीत चुका है और सामाजिक सुधार की गतिविधियों में जब तक हम इस धरती पर हैं, जिंदा हैं, समाज के वंचित वर्गों के लिए कार्य करते जाएंगे
और वैज्ञानिक विचारधारा, मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बनाने का काम करते जाएंगे। जयंत जी, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने उल्लेखनीय जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आप राजनेता से जो शुरुआत किए थे जीवन का, तो इसलिए राजनीतिक एक सवाल तो बनता है कि आप झारखंड में इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा का बड़े पैमाने पर जो है आपने अपना कॉलेज जैनेंद्र ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना की। ये झारखंड, इसमें दो सवाल, एक सवाल में हमारा दो सवाल है कि आप झारखंड को ही क्यों चुने ये शिक्षा के लिए केंद्र? आप बिहार भी कर सकते थे, यूपी भी कर सकते थे, और देश की भी राजनीति आप किए। सहकारिता विभाग के जो हैं आप चेयरमैन भी रहे। इसके बाद आप देवगौड़ा जैसे मतलब उस समय में देश के प्रधानमंत्री, उनके साथ आपने काम किया है। आपको झारखंड की राजनीति कैसा लग रहा है? मतलब झारखंड की राजनीति किस ओर बढ़ रही है? ये 25 वर्ष भी सौभाग्य है कि झारखंड भी अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। देखिए, क्या लगता है उनकी राजनीति? झारखंड संयुक्त बिहार में भी झारखंड राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उपेक्षित रहा है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 27% अनुसूचित जनजाति का है और 16% अनुसूचित जाति का है, यानी 50% आबादी समाज के वंचित वर्गों का है। वंचित वर्ग जो है शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में, झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, आर्थिक रूप से संपन्न है, फिर भी यहाँ के नौजवान पलायन कर रहे हैं। रोजगार का अभाव है और इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण यहाँ के जो नौजवान है उग्रवादी गतिविधियों में संलग्न हो जाया करते थे और उग्रवादी गतिविधि में संलग्न होकर के राष्ट्र के खिलाफ, समाज के खिलाफ उनका आचरण होता था और उनकी गतिविधियां होती थी। इन तमाम सामाजिक मुद्दे का अध्ययन करते हुए, तमाम सामाजिक समावेश को समझते हुए हमने सामाजिक परिवर्तन के लिए झारखंड को सबसे उपयुक्त समझा, क्योंकि इस राज्य में 50% आबादी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की है, जिसको अनुसूचित जनजाति जिसको आदिवासी कहते हैं और अनुसूचित जाति जिसको हम दलित वर्ग कहते हैं, उनकी आबादी है और उनके बीच शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव के कारण वो सामाजिक और उग्रवादी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए शिक्षा का अलख जगाना निहायत जरूरी है। और झारखंड को चुनने का कारण यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं रही है। झारखंड विभाजन के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता इसके सामाजिक विकास में सबसे बड़ा बाधा थी। आज भी झारखंड के अंदर अब प्रगति हुआ है। जैनेंद्र ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना को लेकर के लोग शिक्षा के साथ जुड़े हैं, तकनीकी शिक्षा उन्हें प्रदान की जा रही है, पलायन रोकने का काम हम कर रहे हैं, उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर
मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है और ये प्रयास निरंतर जारी है। झारखंड की राजनीति के उसी में एक सवाल था हमारा कि अभी मौजूदा जो राजनीति स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, इसे आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए, झारखंड में 25 वर्ष इसकी स्थापना की हो रही है, जिसमें अधिकांश समय तक इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन की है। उनके शासन काल में केवल झारखंड का आर्थिक दोहन हुआ है। उनके प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कॉरपोरेट लोगों को खनिज की पट्टा देकर, वन भूमि देकर, आदिवासियों की भूमि को हड़प करके, उनके जंगल को कटाव करके विकास के नाम पर सारी संपत्ति कॉरपोरेट जगत के हाथों में गिरवी रख दी गई है। झारखंड का जो आर्थिक विकास होना चाहिए, जो आर्थिक संपदा से परिपूर्ण है, सबसे ज्यादा कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, यूरेनियम, सारा खनिज पदार्थ यहाँ मिलता है। इतना ही नहीं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसको हम लघु वन उत्पाद कहते हैं, लाह के उत्पादन में भारत में झारखंड अव्वल दर्जे पर है। एक भी लाह की फैक्ट्रियां नहीं है। यहाँ कल कारखाने का अभाव है। जो कल कारखाने जो आज़ादी के बाद स्थापित हुआ, वो आज मृत प्राय होते जा रहा है, बंद के कगार पर होते जा रहे हैं। तो नई कल कारखाने खुल नहीं रहे हैं, रोजगार के अवसर का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो झारखंड के वर्तमान दुर्दशा के लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हेमंत जी को हम ज़्यादा दोष नहीं दे सकते हैं। उनके द्वारा भी जो सामाजिक परिवर्तन की कार्य होनी चाहिए, रोजगार के सवाल पर, उद्योग लगाने के सवाल पर, प्राकृतिक संसाधनों के बचाव एवं संरक्षण एवं संवर्धन के सवाल पर जो ठोस कदम उठानी चाहिए, उनके द्वारा भी नहीं उठाई जा रही, जो निंदनीय है। झारखंड में एक तीसरा विकल्प की जरूरी है, क्योंकि दो विकल्प को लोगों ने देख चुका है। अब इस राज्य के अंदर वाम जनवादी विकल्प की आवश्यकता है। वाम जनवादी विकल्प होंगे तो उसमें आदिवासियों की, दलितों की भूमिका बढ़ेगी, नए कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर सृजन होंगे। यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है, जो खनिज संपदाएं हैं, उसका दोहन कॉरपोरेट जगत द्वारा नहीं करने दिया जाएगा। उन खनिज संपदाओं पर आधारित उद्योग, वनों उत्पाद पर आधारित उद्योग यहाँ लगाई जाएगी। अभी वर्तमान समय में खासकर सहकारिता के क्षेत्र में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कुछ कदम जो उठाया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य के अंदर विकास होगी और राज्य के पिछड़ापन के लिए, राज्य के इस दशा में लाने के लिए हम बीजेपी सरकार को दोषी ठहराते हैं। जैनेंद्र जी, ये जो आपने बातें कही, ये बिल्कुल सही है कि इतने सालों तक में बीजेपी का शासन रहा है और झामुमो और गठबंधन कहे महागठबंधन, जिसमें वाम के भी सहयोग से ये सरकार चल रही है पिछले 6 वर्ष से। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि जो पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, वो पॉलिसी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ का पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा के अवसर बढ़ना चाहिए, या
इंडस्ट्रीज लगना चाहिए, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं उससे ये संभव नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ चेंजेज होना चाहिए, कुछ इस तरह का सहूलियत होना चाहिए, विंडो सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर आए और लोग अपना उद्योग स्थापित करें, कॉलेज स्थापित करें, और भी मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह के तमाम खोलें लोग? देखिए, झारखंड के नौजवान युवक और युवतियां तकनीकी शिक्षा के लिए दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, दक्षिण भारत के पलायन करते हैं। कारण है कि दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा के संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये तमाम चीज़ें वहाँ खुली हुई है और सरकार को तकनीकी शिक्षा के प्रति उसकी रुझान है और रियायतें भी हैं संस्थान के लिए। जिस ढंग से दक्षिण भारत में है, झारखंड में उस ढंग से सरकार को प्लानिंग करना चाहिए कि जो शिक्षा संस्थान खुले उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन की व्यवस्था हो, आधारभूत संरचनाएं की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, तब संस्थान खुलेगा। आधारभूत संरचना को विकास के लिए पॉलिसी का निर्धारण, उद्योग लगाने के लिए सरकार को अपनी औद्योगिक नीति को घोषणा करना होगा। आज तक झारखंड सरकार अपनी औद्योगिक नीति को घोषणा नहीं कर पाई है। झारखंड बनने के 25 वर्ष होने जा रहा है, कोई औद्योगिक नीति घोषणा नहीं की है। झारखंड सरकार द्वारा, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या हेमंत सोरेन सरकार की रही हो, रोड मैप तैयार नहीं किया गया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, कैसे जो आदिवासी बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, अति पिछड़ा के बच्चे हैं, पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, उनको कैसे छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान हो, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसे बिहार में लागू है उस ढंग से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ लागू होनी चाहिए। गुरुजी छात्र कार्ड तो है, वो बकवास है। गुरुजी छात्र क्रेडिट कार्ड है, वो बकवास है। उसको तमाम सेक्टर को नहीं लिया गया है। इंजीनियरिंग को लेना चाहिए, नर्सिंग को लेना चाहिए, पैरामेडिकल कोर्स को लेना चाहिए, फार्मेसी को लेना चाहिए, जिसके पढ़ने के बाद बच्चे को है निजी संस्थान में और सरकारी संस्थान में दोनों में रोजगार तुरंत उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए बिहार के तर्ज पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा संस्थान खोलने के लिए सरकार को रियायत दर पर, सब्सिडी के दर पर ज़मीन को मुहैया करानी चाहिए और ज़मीन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना चाहिए, रोड की व्यवस्था करनी चाहिए, बिजली की करनी चाहिए, कि बाहर से बच्चे, झारखंड जो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है और इसको प्राकृतिक सुंदरता प्रकृति द्वारा इतनी दी गई है कि कश्मीर और हिमाचल भी फेल हैं। यहाँ पर नदियाँ हैं, जलप्रपात हैं, बहुत सारे झरने हैं, जो सालों भर झरने हरा भरा रहते हैं, जंगल हरा भरा है। बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आए, इसकी रोड मैप नीति बनानी चाहिए, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षण संस्थान खुलेंगे। जैनेन्द्र ग्रुप ऑफ एजुकेशन चल रही है, इसमें 250 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुलेंगे, सरकार इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए सुविधाएं प्रदान करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, बाहर से बच्चे आएंगे, राज्य की राजस्व में बढ़ोतरी होगी और विकास भी होगा। तो रोड मैप
विकास का बनाना चाहिए, औद्योगिक नीति बनानी चाहिए जो अभी तक नहीं बन पाई है। कृषि को उद्योग को दर्जा देना चाहिए। कृषि के क्षेत्रों में यहाँ कृषि जो है मूलतः वर्षा पर आधारित कृषि है। सिंचाई के संसाधन का अभाव, तो छोटे छोटे चेक डैम बनना चाहिए, डैम का निर्माण होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि अधिक से अधिक भूमि को हम सिंचित कर सके, बहुफसल को उपजा सके और कृषि को उद्योग को दर्जा दे सके और उसके बाजार मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार मिले। लघु वन उत्पाद के लिए फैक्ट्री की स्थापना हो, लाह पर आधारित होना चाहिए, चिरौंजी पर आधारित होना चाहिए, गोंद पर आधारित होनी चाहिए, जिससे यहाँ जो लघु वन उपज होता है, लघु वन उपज का संग्रह आदिवासी लोग करते हैं, हाट बाजार में औने पौने दाम में दलालों से बेचते हैं। उसको एमएसपी सरकार को निर्धारित करनी चाहिए लघु वन उत्पाद का, और सरकार को लैंड्स पैक्स और सहकारिता के माध्यम से उसकी खरीदारी करनी चाहिए। ये रोड मैप में शामिल होनी चाहिए। जी सर, ये हम अब विराम की ओर जा रहे हैं, तो अंतिम सवाल आपसे ये लेना चाहते हैं कि जीवन में आप वो हर मुकाम ने हासिल किया है, ऐसी कौन सा कार्य है कि जिसे आप करना चाहते हैं बाकी आने वाले सालों में? आने वाले समय में हम बुद्धा हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहते हैं। खासकर झारखंड में जो चिकित्सा का क्षेत्र है काफ़ी महंगा है, रिम्स की हालात जर्जर हैं, लोगों को सही चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, गरीब गुरबा को चिकित्सा के लिए भटकना पड़ता है, स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। खासकर राजधानी में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बीमार होते हैं तो शहर की ओर, राजधानी की ओर मुँह देखते हैं कि हम राजधानी में जाएंगे, हमें सस्ती दर पर इलाज होनी चाहिए। तो हमारा आने वाले समय में बुद्धा हॉस्पिटल की स्थापना करना हमारा एक लक्ष्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो जिला हमसे छूटे हुए हैं उन जिलाओं में भी ज्ञानेंद्र ग्रुप ऑफ कॉलेज के माध्यम से शिक्षा के केंद्र की स्थापना करना हमारा लक्ष्य होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जैनेंद्र कुमार, जिन्होंने बुद्ध की धरती से भगवान बिरसा के धरती पहुँचे हैं। जो सामाजिक असमानता है, जो पलायन है, उन्हें रोकने की मुहिम को लेकर के आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बेहतर कार्य करना चाहते हैं। यहाँ बुद्धा नर्सिंग कॉलेज और बुद्धा मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं ताकि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।